नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों और साथियों को कैसे हो आप लोग। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज हम आप सभी के लिए पुनः लेकर उपस्थित हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी 2009 के प्रीवियस मॉडल पेपर को, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पूरे 125 प्रश्नों का हल आज देखने और समझने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे धैर्य को बना करके सेशन में बने रहिएगा। और आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरी तरीके से वॉच करिएगा। हम जो है शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सत्र की पहले प्रश्न के साथ में। क्या है प्रश्न आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत है? उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस। यानी कि कौन सा इनमें से ग्रंथ है कालिदास जी का? तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3 मालविकाग्निमित्रम, तो राइट आंसर माना जाएगा। और उत्तर रामचरितम ये भवभूत की रचना है, मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप सभी लोगों का सही आंसर? तो आप सबने विद्यार्थियों यदि अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के लिए विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली यह छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जिस काव्यधारा का प्रमुख आधार है। तो आप सबने अपना उत्तर दिया है यदि विकल्प 2 प्रगतिवाद, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आंसर आ रहा है प्रयोगवाद, विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। यानी घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद यह प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? भट्टलोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। क्या होगा सही उत्तर? तो आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा। यानी कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भट्टनायक जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? क्या है? जो उपकार को नहीं करता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा। कृतघ्न शब्द का अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का आंसर आ रहा है यदि विकल्प 1, तो राइट होगा। गतानुगतिक शब्द का अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है? हवन करना, देवताओं को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। फटाफट से आंसर चाहिए
इस क्वेश्चन का यदि आप सबने जवाब दिया है विकल्प 3 तो बिल्कुल राइट होगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। क्या है आप लोगों का उत्तर? तो इस क्वेश्चन का आप सबने जवाब दिया है यदि विकल्प 3 तो राइट होगा। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बदनाम करना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2 तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? सिर खाना। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है मन हो मंगी यंग यंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। क्या है आप लोगों का उत्तर? तो विद्यार्थियों आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3 तो राइट होगा। यानी इस काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका नयन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं सेनापति घनानंद पद्माकर ठाकुर। कौन है इस पंक्ति का रचयिता? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3 तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ यानी अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सभी से। क्या है आपका सही उत्तर? तो आपका जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2 लक्षणा तो राइट होगा। बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर आपका क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, वामन। रस युक्त वाक्य काव्य होगा। तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2 आचार्य विश्वनाथ तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति, विभावना। आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2 तो राइट होगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, यानी उपमेय उपमान को जब उल्टा बताया जाता है तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। तो यह जवाब आ रहा है आप सभी का विकल्प 4 तो राइट होगा। यानी कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है पंत जी की ग्राम्य आकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। तो पंत जी की ग्राम्य आकृति का संबंध है। आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए ग्रामीण परिवेश से तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2 तो राइट होगा। वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास में देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप सबका विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3 तो बिल्कुल राइट होगा। यानी परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें
मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो इन पंक्तियों के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3, तो बिल्कुल सही होगा, यानी ये काव्य पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। कौन सा नाटक है जो महाभारत की कथा के ऊपर आधारित है? आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा अंधा युग। ये महाभारत की कथा के अंतिम दिन पर आधारित है। ये किसका नाटक है? यानी कि गीत नाट्य है ये धर्मवीर भारती जी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का विद्यार्थियों आंसर आ रहा है यदि विकल्प 3 रक्त कमल, तो राइट माना जाएगा। ये नाटक मोहन राकेश का नहीं है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये रक्त कमल नाटक किसका है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, फिर आगे कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना हरबंस राय बच्चन की है। रसीदी टिकट ये रचना अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा रचना विष्णु प्रभाकर की है। और कलम का सिपाही ये अमृत राय जी की है। फिर जो है हम लोग देख लेते हैं आगे इसका कूट कौन सा सही है उत्तर के रूप में। तो वो इसमें कूट है विद्यार्थियों आपका विकल्प 3 जो है आंसर के रूप में आपका माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं क्या है मामला। अरि वो करुणा प्रभामय ये रचना किसकी है? अज्ञेय जी की। धूप के धान ये रचना किसकी है? गिरजा कुमार माथुर जी की। फिर है खुशबू के शिलालेख ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो यहां तो आपका बिल्कुल सही मिलान है। फिर इसमें कूट जो आपका आंसर के रूप में सही होगा विद्यार्थियों आपका होगा विकल्प 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, फिर जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मानस का हंस ये उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल जी का। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा का। मरी हुई मछली किसका है? राजकमल चौधरी जी का। तो ये हो गया आपका मिलान। और इसमें कूट कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में? तो वो होगा आपका विकल्प 3 आंसर राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का यदि आंसर आ रहा है विकल्प 1 भारत हरण नाम से कोई भी रचना भारतेंदु जी ने नहीं लिखी है और बाकी सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदनाय सीम गरजती है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये पंक्तियां जो है विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है, कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। कौन सी नहीं है रचना जयशंकर प्रसाद की? आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 दीप शिखा, तो राइट माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दीप शिखा ये रचना किसकी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। ये सभी कहानियां किसकी हैं? आपकी विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी की ये चारों कहानियां हैं। और आपको बताना है मधुलिका किस कहानी की पात्र है। तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 पुरस्कार, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है? नागार्जुन, सेठ गोविंद दास, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा। कौन है यायावर के रूप में प्रसिद्ध?
तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है। विकल्प 2 राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत दर्शन। आप सभी लोगों का विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3 तो बिल्कुल सही माना जाएगा। वल्लभाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवादी दर्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं कुंभनदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, परमानंद दास। कौन नहीं है इनमें से वल्लभाचार्य जी के शिष्य? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विद्यार्थियों विकल्प 2 चतुर्भुजदास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं। आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है, उनमें से आपके बिहारी किस काल में आते हैं? तो आप सभी का यह जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 रीति सिद्ध काव्यधारा, तो राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। कौन है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2 हिंदी प्रदीप, तो बिल्कुल सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है 1903 में, 1900 में, 1930 में, 1868 में। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 1900 ईस्वी में राइट माना जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है निदर्शना, व्यतिरेक, समाशोक्ति, अर्थांतरन्यास। कौन सा है इन पंक्तियों में अलंकार? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा, यानी व्यतिरेक अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद। आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 डॉक्टर धर्मवीर, तो राइट आंसर होगा। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। और आपको ध्यान में रखना है ये डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या क्या स्वरूप है? अभिव्यक्तिवादी, अनुमितिवादी, उत्पत्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। शंकुक द्वारा निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2 अनुमितवादी, तो राइट आंसर होगा। फिर आप लोगों का क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा, यानी क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा बोली न जानी है जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। क्या होगा आप लोगों का उत्तर? तो ये कथन है विद्यार्थियों किसका? विकल्प ए गोस्वामी तुलसीदास जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं कौन है? नल सिंह, जगनीक, भट्ट केदार, मधुकर। आप लोगों ने आंसर किया है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए यदि विकल्प 3 भट्ट केदार, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा।
और जो अभी ऊपर विद्यार्थियों देखा था इसके पहले वाला प्रश्न यानी 40 नंबर का, जरा हम फिर से उसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी केशवदास के, इसका उत्तर है जो है केशवदास, यानी पंक्ति किसकी है, केशवदास की, ये उत्तर नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या निर्धारित की है? संवत 1890 से 1925, संवत 1791 से 1889, संवत 1890 से 1925, संवत 1791 से 1889। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 तो राइट माना जाएगा, यानी मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम तक मानी है। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, विद्यापति, तुलसीदास, किसकी है ये पंक्ति? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 विद्यापति, तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया विद्यार्थियों, विकल्प 1 तो बिल्कुल सही होगा। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को जो है कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो आप सब यदि अपना उत्तर दे रहे हैं इसके लिए विकल्प 1 तो बिल्कुल सही होगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। कौन सा होगा समास इस पद में? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4 बहुव्रीहि समास, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, दशम स्कंद, तृतीय स्कंद, नवम स्कंद। आप लोगों को फटाफट से उत्तर देना है। यह जवाब आ रहा है विद्यार्थियों आपका विकल्प 2 तो राइट माना जाएगा। श्रीमद् यानी भागवत गीता के दशम स्कंद से भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत लिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। तो आप सभी का विद्यार्थियों जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प 1 तो राइट होगा, यानी ज्ञान दीपक प्रसंग रामचरितमानस के उत्तर कांड में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? जोशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। क्या होगा आपका उत्तर? ये दे रहे हैं आप लोग विकल्प 1 तो बिल्कुल सही होगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जोहान जोशुआ कैटलर जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 3 तो बिल्कुल राइट होगा, यानी सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? वसुमती, बहुवचन, आकार, वागर्थ। आप सबका जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 4 तो राइट होगा, यानी कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के द्वारा वागर्थ पत्रिका ये प्रकाशित होती थी।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, मुर्दा सराय। इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप लोगों का यह उत्तर आ रहा है विकल्प 3, 1 इंच मुस्कान तो राइट होगा। इसको राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने संयुक्त रूप से सहलेखन किया था। फिर आपका क्वेश्चन है, सूची 1 के समूह को सूची 2 से मिलान करना है और आगे कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो कालिदास की रचना कौन सी है इनमें से? ऋतु संहारम। भवभूत की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम। दंडी की रचना कौन सी है? दश कुमार चरितम। बाणभट्ट की है कादंबरी और श्रीहर्ष की है नैषधि चरित। तो ये आपका मिलान किया गया है और इसमें जो उत्तर के रूप में सही होगा कूट आपका वो कौन सा है इसमें दिया भी नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, आपका मिलान कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वामाह कुलस्याध्याय में वामाह शब्द का अभिप्राय है मनोअनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। क्या होगा आपका उत्तर? तो यदि आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 तो बिल्कुल सही होगा, यानी वामाह कुलस्याध्याय में वामाह शब्द का अभिप्राय क्या है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से, पंचवटी से। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, पंचवटी प्रसंग से। तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? बृहस्धनपति, बृहस्धनपति, बृहधनपति, बृहस्धनपति। क्या होगा आपका उत्तर? तो विद्यार्थियों आप लोगों का जवाब आ रहा है यदि विकल्प 3 बृहधनपति ये होगा संधि विच्छेद बृहस्पति का। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है बृहस्पति शब्द में कौन सी संधि है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठन, अतिष्ठत। इस क्वेश्चन के लिए आप सब ने विद्यार्थियों यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प 4 अतिष्ठत तो बिल्कुल सही होगा। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? अतिष्ठत। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हैं। यदि विकल्प 4 चतुर्थी विभक्ति तो सही होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर आपका क्वेश्चन है, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मुनये, मुनेह, मुनो, मुन्यो। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा आपका, आप सब ने अपना उत्तर दिया है। यदि विकल्प 2 मुनेह तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा होगा? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। आप सब ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चयन किया है। इसके लिए विकल्प 1 तो बिल्कुल सही होगा। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संस्कार। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य, भाववाच्य। क्या है आपका जवाब? यदि आ रहा है इसके लिए विकल्प 4 तो राइट माना जाएगा, यानी इस पंक्ति में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंक, सेना, प्रजा। तो आप सबका यह जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 सेना तो राइट होगा। ये राजा का विलोम नहीं है। राजा का रानी भी होता, राजा का रंक भी होता है
और राजा का विलोम प्रजा भी होता है। फिर आपका क्वेश्चन है प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर, मेढक, पक्षी, पानी। क्या है अर्थ इसका प्लवग का? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प एक बंदर, तो बिल्कुल सही होगा। यानी प्लवग माने क्या होता है? बंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। क्या है इसका सही जवाब? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विद्यार्थियों। इसके लिए यदि विकल्प 4 तो राइट माना जाएगा। कारतूस ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 तो बिल्कुल सही होगा। दशानन ये शब्द कैसा है? योग रूढ़। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? आपको फटाफट से उत्तर देना है कौन से शब्द की वर्तनी सही है। हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। क्या होगा उत्तर? आप सब ने यदि अपना जवाब दिया है विद्यार्थियों विकल्प 2 हतोत्साहित तो बिल्कुल सही होगा, और बाकी इसके सारे रूप गलत हैं। फिर है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। क्या होगा आपका उत्तर? तो आप लोग विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए जवाब दे रहे हो अपना विकल्प 2 प्रदर्शनी, तो ये रूप इसका सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका क्वेश्चन है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? आ, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है प्रत्यय इस गौरव शब्द में? तो आप सब यदि अपना जवाब दे रहे हो विकल्प ए आ, तो राइट माना जाएगा। गौरव शब्द में आ प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको उत्तर बताना है। जवाब दिया है आप सभी ने इसके लिए विकल्प 3 तो बिल्कुल सही होगा। सही वाक्य कौन सा है? राम ने भरपेट मिठाई खाई। फिर आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। क्या होगा उत्तर? तो आप लोगों का जवाब आया है यदि विकल्प 2 तो राइट होगा। इनमें से सही वाक्य कौन सा है? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, उपमा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग यदि विद्यार्थियों जवाब दे रहे हो विकल्प 2 विशेषोक्ति तो राइट माना जाएगा। यानी इनका पंक्तियों में विशेषोक्त अलंकार है, और विशेषोक्त अलंकार विभावना अलंकार के ठीक उल्टा होता है, यानी इसी के विपरीत होता है। विशेषोक्त अलंकार में कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता है, और विभावना अलंकार में कारण नहीं होता है फिर भी कार्य होता है। यहाँ पर है क्या? नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। यानी क्या है? जल से सब कुछ सराबोर है, परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी क्या है? प्यास नहीं बुझती है। अर्थात यहाँ कारण के होते हुए कार्य नहीं हो रहा, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। पितृधन आकृति, पितृधन आकृति, पितृधन आकृति और पितृधन आकृति। यानी इसमें कौन सा होगा आपका सही उत्तर? तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प 3 पितृधन आकृति, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कृष्णैकत्वम शब्द में कौन सी संधि है?
गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, दीर्घ संधि। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो आप सबने विद्यार्थियों अपना यदि इसके लिए उत्तर दिया है विकल्प 2 वृद्धि संधि, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है कष्टापन्नः शब्द में संधि है, यानी इसमें संधि लिखा हुआ है लेकिन समास पूछा जा रहा। व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास है इस शब्द में कष्टापन्नः? तो इसका विग्रह क्या होगा? कष्ट से आपन्न, यानी यहाँ पर विकल्प 2 आपका जवाब आ रहा है तत्पुरुष समास, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रकांति शब्द में समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। आपका शब्द है चंद्रकांति, शब्द में इनमें समास कौन सा है? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प 2 कर्मधारय समास, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। तो आप सबने विद्यार्थियों यदि अपना आंसर चुना है इसके लिए विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा, यानी इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसका है ये कथन यानी छायावाद की परिभाषा? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल सही होगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वरनाथ रेणु। किसका है ये उपन्यास? तो आप सबने विद्यार्थियों अपना जवाब दिया है विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। बया का घोंसला उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। आगे क्रम में बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। किसने लिखा है नाट्य शास्त्र ग्रंथ को? तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विद्यार्थियों विकल्प 1, तो राइट होगा, यानी नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? आचार्य भरत मुनि जी का। फिर अगला क्वेश्चन है बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। कौन सा उत्तर सही होगा? तो आप लोगों ने अपना जवाब चुना है विद्यार्थियों विकल्प 2, तो राइट होगा। लक्षणा शब्द शक्ति से इन पंक्तियों में अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, और ये पंक्तियां किसकी हैं? रीतकालीन कवि पद्माकर जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कूट इसमें सही है। इत्तेलम ये अज्ञे की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, और संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है। और इसमें कूट के रूप में कौन सा सही है विद्यार्थियों? तो आपका कूट नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार उत्तर देना है। लाल टीन की छत ये निर्मल वर्मा की रचना है। आपका बंटी ये जो है मन्नू भंडारी जी की रचना है। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रेमदा जी की रचना है, और जुगलबंदी गिरिराज किशोर जी की रचना है। तो ये सही मिलान आपका हुआ, लेकिन कूट कौन सा सही है वो आगे देखते हैं हम लोग। तो वो इसमें विकल्प 1 आपका कूट के रूप में सही उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआब, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ के इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को फटाफट से विद्यार्थियों उत्तर करना है। तो ये जो पंक्तियां हैं अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगोआब, इन पंक्तियों का संबंध है। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 प्रगतिवादी कविता से,
तो राइट माना जाएगा। और ये पंक्तियां जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुकुरमुत्ता कविता से ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है 1953, 1954, 1955, 1956। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? सन 1954, यानी विकल्प 2 आपने उत्तर दिया है तो राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है, किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकेनवाद। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, यदि विकल्प 4 तो राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी नकेनवाद का संबंध इनसे नहीं है। ये जो है समानांतर चलने वाली एक काव्यधारा है, इसको प्रपत्यवाद भी कहते हैं। और ये कब चलती है? 1956 ईस्वी के आसपास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि हैं, देखते हैं कौन है। जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। कौन है इनमें से प्रगतिवादी कवि? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 3 केदारनाथ अग्रवाल, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। कौन है प्रगतिवादी समीक्षक? आप सभी लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है इसके लिए, विकल्प 2 डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन रहे हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, आगे। क्या होगा विद्यार्थियों आप लोगों का उत्तर? तो आप सब ने अपना जवाब चुना है यदि विकल्प 2 सुमित्रानंदन पंत, तो राइट होगा। ये अपने अंतिम काव्य के जीवन में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दिनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अमृत राय, धर्मवीर भारती। कौन है दिनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 2 सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हंस का संपादन किया है, किसने किया है? प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, इनमें से सभी। तो आप सब इस क्वेश्चन के लिए जवाब दे रहे हो विद्यार्थियों, विकल्प 4 इनमें से सभी, तो राइट होगा। और मुंशी प्रेमचंद इसके संस्थापक संपादक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के लेखक हैं, भाषा योग वशिष्ठ रचना का नाम है। राजा शिव प्रसाद सितारेहीन, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र। भाषा योग वशिष्ठ रचना के लेखक कौन है? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प 2 राम प्रसाद निरंजनी, तो राइट उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। भारतेंदु के इनमें जो निबंधकार नहीं है, आप सब ने अपना जवाब दिया है विकल्प 2 बाल मुकुंद गुप्त, तो सही होगा। बाल मुकुंद गुप्त की गणना जो है द्विवेदी युग में की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। किसकी रचना है वैदेही वनवास? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब दिया है विद्यार्थियों विकल्प 1 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है और बाकी तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये पुस्तक किसने लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी,
केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। कौन है आर्य समाज के संस्थापक? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चयनित किया है विकल्प 4 दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, ये कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। ये कथन किस कवि का है? आप सभी लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प ए गोस्वामी तुलसीदास, तो बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है रचना हिंदी कोविद रत्नमाला? तो आप सभी विद्यार्थियों अपना जवाब दे रहे हैं विकल्प 2 श्याम सुंदर दास, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य विमर्श ये पुस्तक किसकी है? आप सबका जवाब आ रहा है यदि विकल्प 3 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, परमाल रासों के लेखक हैं चंदबरदाई, जगनीक, नरपति नाल, इनमें से कोई नहीं, यानी किसकी रचना है परमाल रासो? तो आप सब अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 2 जगनीक कवि, तो बिल्कुल राइट होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है। फिर आपका क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसी जी की इनमें से नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। क्या होगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 100 का? आप सब ने यह जवाब दिया है अपना विकल्प 1 मधुमालती, तो राइट होगा। ये रचना जो है जायसी की नहीं है। और अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मधुमालती ये रचना किसकी है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत युग्म कौन सा है? गोबर तद्भव, नाक रूढ़ शब्द, कमलनयन यौगिक शब्द, मधुमास योग रूढ़ शब्द, यानी कौन सा इनमें से है गलत? तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हैं विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन के लिए यदि विकल्प 3 तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। और आपका गोबर ये तद्भव शब्द है, नाक रूढ़ शब्द है और मधुमास आपका योग रूढ़ शब्द है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? फटाफट से आपको उत्तर देना है। मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण, मानवीकरण। क्या होगा आपका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 102 आप सब लोग अपना उत्तर दे रहे हैं यदि विकल्प 3 मानवीकरण, यानी ये शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए ये। तो आप सबने विद्यार्थियों यदि अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 हास्य रस, तो राइट माना जाएगा। क्यों हास्य रस है इसको हम जान भी लेते हैं। आधा पात बबूल का, आप देखते हो बबूल का पत्ता कितना छोटा होता है, उसका आधा पत्ता ले लिया गया है, उसमें थोड़ा सा पिसान रख लिया गया है, यानी बबूल के आधे पत्ते पर थोड़ा सा पिसान रखने के बाद जो लाला जी आपके हैं ये छठे छमाहे जो है दान करना शुरू कर दिए हैं। तो इसको जो भी सुनेगा उसको हंसी ही आएगी, उसको मजाक ही लगेगा कि आधे बबूल के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पिसान रख करके लाला जी 6 महीने में एक बार दान करना शुरू कर दिए हैं, तो ये हास्य रस होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस। बहुत ही ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। आप सब ने अपना यदि विद्यार्थियों जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 शांत रस, तो राइट माना जाएगा। यानी उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, नाट्य प्रयोग में शांत रस नहीं माना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा
नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो आप सब इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर कर रहे हैं विकल्प 3, तो राइट होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना यानी कागजी घोड़े दौड़ाना। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? लोइक, किक, अक, इक। आपको बताना है इसका उत्तर। लोक धन एक बराबर बन जाता है आपका लौकिक। यानी यदि आप सभी अपना जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 एक, तो राइट आंसर माना जाएगा। मूल शब्द इसका लोक है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है और बन जाता है आपका लौकिक शब्द। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। क्या होगा आप लोगों का सही उत्तर? तो विद्यार्थियों अपना उत्तर आप लोगों ने चयनित किया है यदि विकल्प 2, तो राइट होगा। पाली भाषा की समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है उकार बहुला बोली इनमें से कौन सी मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली है इनमें से उकार बहुला? आप सबका उत्तर आ रहा है यदि विकल्प 4 छत्तीसगढ़ी, तो राइट माना जाएगा। ये कैसी है उकार बहुला बोली? आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी के समकालीन है। क्या होगा इसका सही उत्तर? और बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए विद्यार्थियों। तो आप सभी का ये जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा। यानी ये बात जो है 4 नंबर की गलत है और इसमें जैसा उच्चारण होता है यानी जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य है। और इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। ये अंग्रेजी जैसी नहीं है CUT कट PUT पुट हो गया, ब्यूटी बट हो गया, ल्यूटी लुट हो गया। ना ना ना, हिंदी जो है देवनागरी लिपि मानकीकृत भाषा है। एक ध्वनि के लिए सिर्फ एक ही प्रतीक है और इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। शिरोरेखा मतलब कोई भी शब्द आप लिखते हो उसके ऊपर लाइन जो खींचते हो उसे ही शिरोरेखा बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है खेचर का पर्यायवाची यानी पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। क्या होगा आपका उत्तर? तो आप सबका यदि विद्यार्थियों जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 इनमें से सभी, तो राइट होगा। यानी खेचर में खेचर का अर्थ है आकाश में चलने वाला, पक्षी भी होता है और खेचर का अर्थ ग्रह भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। क्या होगा आपका सही उत्तर? आप सब ने अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प 1 ये भास का नाटक नहीं है, मृच्छकटिकम ये राजा शूद्रक का नाटक है और उर्भंगम, दूतवाक्य, मध्यम व्यायोग ये सभी जो है भास जी के नाटक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है इस क्वेश्चन का। आप सब ने अपना जवाब दिया है विद्यार्थियों विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। यानी घंटा विशेषण माघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, शंकर, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्याप्त में संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। आप लोगों को उत्तर बताना है व्याप्त में कौन सी संधि होगी। तो आप सभी लोगों का विद्यार्थियों यदि आंसर आ रहा है
इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 यण संधि तो राइट माना जाएगा, यानी व्याप्त में यण संधि है और इसका संधि विग्रह क्या होगा, विधन आप्त। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो क्या है, काठ की पुतली है उसे कहते हैं कठपुतली। इसके लिए आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 2 संबंध तत्पुरुष, तो राइट जवाब माना जाएगा। संबंध मतलब का की के, काठ की पुतली, यहाँ की आया है यानी संबंध तत्पुरुष होगा, काठ माने होता है लकड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। किसकी रचना है? माधव विलास। तो आप लोगों का यदि आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 लल्लू लाल, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। माधव विलास रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की आत्मकथा की लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद जैन, गजानन माधव। मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 117 का यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 विष्णुचंद्र शर्मा, तो राइट माना जाएगा, यानी मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा जी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। कौन सा होगा सही उत्तर? तो आप सबका यह जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प 4 किशोरीदास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन, राइट माना जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन अगला है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कौशल्या बैसंत्री, सूरज पाल। किसने लिखी है दलित साहित्य की पहली आत्मकथा आपके हिंदी साहित्य में? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो बिल्कुल सही होगा सभी का उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिप्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास, सुदामा प्रसाद। तो वियोगी हरि जी का असली नाम क्या है? आप सब लोगों ने यदि अपना उत्तर दे दिया है विकल्प 2 हरिप्रसाद द्विवेदी, तो राइट माना जाएगा, यानी वियोगी हरि का असली नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं कौन है? यथार्थवादी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 121 का आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ गया है विद्यार्थियों विकल्प 1 राम कुमार वर्मा, राइट होगा, यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार इनमें से नहीं है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार। कौन नहीं है इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार? तो क्वेश्चन नंबर 122 का आप सभी यदि जवाब दे रहे हैं विकल्प 3, तो बिल्कुल सही होगा, यानी सुदर्शन जी ये मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 1965, 1966, 1955। कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना? आप सबका यह जवाब आया है विकल्प 1 1960 ईस्वी, तो सही होगा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1960 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अद्रि शब्द का अर्थ है क्या है? दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। क्या मतलब होता है अद्रि शब्द का? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ गया है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा, अद्रि का अर्थ क्या होता है? पर्वत। फिर हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, परभूत कौवा, ताम्रचूड़ मुर्गा। आप लोगों को सही उत्तर सोच समझ करके देना है। इनमें से जो सही युग्म है आपका, यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि ताम्रचूड़ का अर्थ क्या होता है? मुर्गा।
तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में 2009 ईस्वी के प्रवक्ता चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश हिंदी विषय के संपूर्ण मॉडल पेपर को देखा, 125 प्रश्नों को जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है यह सेशन आपके लिए और आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से विजिट कराते रहिए, जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का कारण बनता है, मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं अपने समय को निकाल कर दे पाते हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक जो है सेशन में बने रह करके देखते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से हम फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।